जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपके सामने आज फिर यूपी पुलिस के री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने उपस्थित हूं और मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों की तैयारी बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि यह बहुत सुनहरा मौका है। इसलिए अपनी तैयारी को बड़े स्तर पर प्रारंभ कर दें और अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरे उतरें। तो आइए हम लोग इस प्रैक्टिस सेट 7 में और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सेकंड आपके सामने है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन थर्ड आपके सामने है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन 4 आपके सामने है जीवी मावलंकर। तो बच्चों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था और यह जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था और किसके द्वारा लाया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लाया गया था। एक बच्चे एक इंपॉर्टेंट बात और है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसे उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में भारतीय प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया। भारतीय प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया था। क्लियर है ना? भारतीय प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया था। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आज के समय में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है यह पहले उद्देश्य प्रस्ताव हुआ करता था। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया और उसको ही बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया। और यह कब शामिल किया गया था यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो शामिल किया गया था यह 22 जनवरी 1947 को शामिल किया गया था। क्लियर है? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया था। क्लियर है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो संविधान सभा की जो पहली संविधान सभा की एक बैठक होती है 11 दिसंबर 1940 को 11 दिसंबर 1940 को उसके ये अध्यक्ष थे। क्लियर है? किसके अध्यक्ष थे? 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसके अध्यक्ष थे और ये स्थायी अध्यक्ष थे। याद रखना, पूछ लिया जाता है कभी कभार कि स्थायी अध्यक्ष कौन था प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात की जाए तो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1940 को हुई थी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस बैठक के अध्यक्ष थे। क्लियर है? और ये अस्थायी थे। क्या थे? ये अस्थायी थे। क्लियर है बच्चों? और अगर बात की जाए तो इसमें जीवी मावलंकर की बात की जाए तो यह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। क्लियर है बच्चों? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अब आपको एक क्वेश्चन यहीं पर बताना है कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। और बच्चों यह क्लास यदि पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे जो बच्चे पेड बैच लेने में असमर्थ हैं उनको इसका फायदा मिल सके और वह भी अपने सपने पूर्ण कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन फर्स्ट अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 52। सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 48। थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 40 और फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 168। तो बच्चों मैं बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड है अनुच्छेद 40 ही पंचायतों के गठन से संबंधित है या पंचायती राज व्यवस्था के से संबंधित है। क्लियर है? पंचायत से संबंधित है।
अच्छा, मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़ा सा और एक आध क्वेश्चन बनता है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। तो पंचायतों के बारे में जो बताया गया वह भाग, ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया वो भाग 9 में बताया गया है। उसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित एक अनुसूची है और वह अनुसूची जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है वो 11वीं है। और इस 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत शामिल किया गया था। क्लियर है ना? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत शामिल किया गया था। क्लियर है? और इस 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। क्लियर है बच्चों? अनुच्छेद 52 की बात की जाए तो यह राष्ट्रपति से संबंधित है। यदि अनुच्छेद 48 की बात की जाए तो यह कृषि व पशुपालन संगठन से संबंधित है। क्लियर है? और यदि बात की जाए तो ऑप्शन 4 अनुच्छेद 168 यह विधानमंडल से संबंधित है। क्लियर है? यह किससे संबंधित है? विधानमंडल से संबंधित है। क्लियर है बच्चों? मैं आपको बता दूं इस क्लास की खूबसूरती क्या है कि इस क्लास को इस आधार से तैयार किया जाता है कि यह जो बच्चा जिसने पढ़ाई स्टार्टिंग की है और जो बच्चा बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहा है उन दोनों को संतुलित किया गया है। क्लियर है बच्चों? यह अगर पसंद आ रहा है तो इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, जिससे किसी गरीब बच्चा जो पेड बैच खरीदने में असमर्थ है उसका थोड़ा सा भला हो सके और वह भी अपने माँ बाप के सपने साकार कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विजयनगर साम्राज्य में सर्वप्रथम किस वंश की स्थापना हुई थी? क्लियर है? तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है तुलुव वंश, ऑप्शन सेकंड है संगम वंश, ऑप्शन थर्ड है सालुव वंश और ऑप्शन 4 है अराविड वंश। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर संगम वंश है। क्या है? संगम वंश है। और संगम वंश की यदि बात की जाए तो संगम वंश की स्थापना हरिहर व बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर व बुक्का ने की थी। क्लियर है? और विजयनगर पर यह पहला वंश क्यों रहा? पूछ लिया जाता कभी कभार कि हरिहर व बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी, लेकिन विजयनगर साम्राज्य में प्रथम वंश संगम वंश ही इसका नाम क्यों पड़ा? तो मैं आपको जानकारी दे दूं, हरिहर व बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम था। इनके पिता का नाम संगम था और इसी के आधार पर इनके पिता का नाम क्या था? संगम था। और इसी के आधार पर ही इस वंश का नाम संगम पड़ा। क्लियर है? हरिहर व बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम था। और इसी के आधार पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में सबसे पहला जो वंश था वो संगम वंश था। क्लियर है? यदि विजयनगर साम्राज्य की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1336 में हुई थी। क्लियर है? 1336 में हुई थी। और यह इस समय दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक मतलब तुगलक वंश का शासन था। और उस समय दिल्ली सल्तनत में कौन था? एमबीटी बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर है बच्चों? अब अगर बात की जाए तो हरिहर बुक्का ने तो संगम वंश की स्थापना की। इस पर पहला वंश संगम था। इस पर पहला वंश कौन था? संगम था। फिर अगर बात की जाए तो दूसरा इस पर सालुव वंश हुआ। और अगर फिर बात की जाए तो तीसरा वंश तुलुव वंश हुआ। और चौथे वंश की बात की जाए तो अराविड वंश हुआ। ये क्रम है और यह क्रम जानना जरूरी है क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी कभार, इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। क्लियर है बच्चों? यह संगम वंश की तो संस्थापक मैं आपको बता ही चुका हूं। यदि सालु वंश की बात की जाए
तो नरसिंह सालुब थे। कौन थे? नरसिंह सालुब इस वंश के संस्थापक थे। यदि अराविड वंश की बात की जाए तो इसके तिरुमल संस्थापक थे। कौन थे? तिरुमल इसके संस्थापक थे। और यदि तुलु वंश की बात की जाए तो वीर नरसिंह थे। कौन थे? वीर नरसिंह थे। वीर नरसिंह थे। क्लियर है बच्चों? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस पर 4 वंश हुए। चारों वंश के संस्थापक आपके सामने है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में होती है और उस समय दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेल्ड नाम घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? वेल्ड नामक घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सेकंड अफ्रीका, ऑप्शन थर्ड अर्जेंटीना और ऑप्शन 4 लानुज कोई देश नहीं होता। लानुज कोई देश नहीं होता। अगर इसकी देश लानुज घास का मैदान का नाम होता है और यह वेनेजुएला में होता है। अब अगर बात की जाए तो इस घास के मैदान का जो ऑप्शन राइट है वेल्ड का, वो ऑप्शन सेकंड है। वो क्या है? ऑप्शन सेकंड है। वेल्ड एक घास का मैदान है जो अफ्रीका में पाया जाता है। अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान पाया जाता है उसका नाम डाउन्स है। क्या है? उसका नाम डाउन्स है। अर्जेंटीना में बात की जाए तो इसके घास के मैदान का नाम पंपास है और पंपास का दूसरा नाम भी इसे अल्फा अल्फा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अल्फा अल्फा भी कहा जाता है। वेनेजुएला में अगर घास के मैदान की बात की जाए तो लानोज एक घास के मैदान का नाम है जो वेनेजुएला में पाया जाता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि रेखा भारत में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कभी कभार आप लोग देखते हो कि क्वेश्चन तो आता था लेकिन क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ने के कारण उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग गलत करवाते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई बच्चा 1 नंबर से रह जाता है, कोई आधे नंबर से रह जाता है, कोई 0.1 से रह जाता है, कोई 0.2 से रहता है और वह अपनी गलती के कारण ही, और वह कभी कभार ऐसा होता है कि जीवन भर फिर पछताना पड़ता है, वह समय लौट कर नहीं आता है। तो इसीलिए छोटी सी छोटी चीज को भी ध्यान देना है। क्लियर है? तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सेकंड है उड़ीसा, ऑप्शन थर्ड है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 है महाराष्ट्र। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अंतरराष्ट्रीय जो मानक तिथि रेखा है वो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। क्लियर है? मैं आपको बता दूं कि जो अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि रेखा है वह भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें से एक उत्तर प्रदेश हो गया, एक उड़ीसा हो गया और एक मध्य प्रदेश हो गया। अगर 2 बच्चे उनकी बात की जाए तो एक छत्तीसगढ़ हो गया। कौन हो गया? एक छत्तीसगढ़ हो गया और एक आंध्र प्रदेश हो गया। क्लियर है ना? आंध्र प्रदेश हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि रेखा है वह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर नैनी नहीं होगा तो मिर्जापुर होगा। ये मिर्जापुर से भी गुजरती है। ऑप्शन में वो एक ही देगा और ये इलाहाबाद में के पास ही, इलाहाबाद में ही दोनों, नैनी व मिर्जापुर। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह 82.5 कितने 82.5 ईस्ट या पूर्वी देशांतर से गुजरती है। पूर्वी देशांतर से गुजरती है और इसी रेखा के कारण भारत का जो मानक समय है, भारत का जो मानक समय है, भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 3 कौन से? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, 2 छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ये 5 हो गए। अब अगर बात की जाए
तो यह इलाहाबाद के पास नैनी या मिर्जापुर से बिल्कुल गुजरती है और यह 82.5 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे है। क्लियर बच्चों? क्लास पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज को उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने 1836, ऑप्शन सेकंड आपके सामने 1858, ऑप्शन थर्ड आपके सामने 1920 और ऑप्शन 4 आपके सामने है 1935। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड है 1858। क्या है? 1858 में प्रयागराज या इलाहाबाद को राजधानी बनाया गया था उत्तर प्रदेश की। क्लियर है? 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा हुआ करती थी। आगरा 1836 से 1858 तक रही और 1858 में इलाहाबाद को बना दिया। 1858 से 1920 तक यह जो राजधानी रही वह इलाहाबाद रही और 1920 में लखनऊ को बना दिया गया। क्या बना दिया गया? लखनऊ को। लखनऊ को जब 1920 में बनाया गया था तो ये आंशिक रूप से थी। कैसी थी? आंशिक रूप से थी। क्लियर है? आंशिक रूप से थी। और 1935 में भी लखनऊ को ही राजधानी बनाया गया और लखनऊ को जो राजधानी बनाया गया ये पूर्णतः बना दिया गया। क्लियर है? पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को 1935 में बनाया गया, आंशिक रूप से 1920 में बनाया गया और तब से और आज तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही है। पूर्णतः का मतलब 1935 के बाद यह बरकरार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषाएं, उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषाएं, उत्तर प्रदेश की कितनी राजकीय भाषा हैं? उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषा हैं, 2 राजकीय भाषा हैं। और यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 2 राजकीय भाषाएं, और वो कौन कौन सी हैं? एक है हिंदी और दूसरी है उर्दू। एक है हिंदी और दूसरी उर्दू। अब अगर बात की जाए उर्दू और हिंदी की, तो हिंदी को तो 1947 में बनाया गया था और उर्दू को 1989 में। क्लियर है? तो हम लोग आओ देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट 1947 में, ऑप्शन सेकंड 1989 में, ऑप्शन थर्ड 1950 में और ऑप्शन 4 1956 में। अब तो आप लोग आराम से बता ही सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो सेकंड है वो 1989 में उर्दू को भारतीय राजकीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था। 1947 में किसे किया गया था? हिंदी भाषा को किया गया था और लिपि देवनागरी थी। कौन सी लिपि थी? देवनागरी लिपि को भी शामिल किया गया था। देवनागरी लिपि क्या होता है? लिपि कुछ नहीं होता बल्कि लिखने की कला होती है। क्या होती है? लिखने की कला होती है। लिखने की कला का तात्पर्य यह है कि जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं तो हम लोग यहाँ से इधर शुरुआत करते हैं, फिर जब पेज खत्म हो जाता है तो फिर यहाँ से आते हैं। इसे ही हम लोग लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा है और देवनागरी लिपि है। 1989 में उर्दू, मैं आपको बता चुका हूँ। 1950 की बात की जाए तो 1950 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। क्लियर है? उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था और इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस के रूप में इसे घोषित किया गया था। क्लियर है? अब अगर बात की जाए 1956 में, तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ। क्या हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था। क्लियर है? उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ। क्लियर है बच्चों? यह बहुत ही क्लास बड़ी समझदारी के साथ हम लोग इस पर काफी रिसर्च करते हैं और हम लोग प्रीवियस क्वेश्चनों का एनालिसिस करते हैं और फिर हम लोग उसके बाद क्वेश्चनों का निर्धारण करते हैं। और हम यह भी ध्यान रखते हैं कि जो बच्चों ने पढ़ाई की शुरुआत की है
और जो बच्चे पिछले 1 साल या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो उनके मध्य तालमेल कैसे बिठाया जाए, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही यह क्लास लाई गई है और तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कानपुर देहात का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट है अकबरपुर माथरी, ऑप्शन सेकंड है गौरीगंज, ऑप्शन थर्ड आपके सामने है अकबरपुर और ऑप्शन 4 उरई। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माटी में ही है। जो गौरीगंज है यहाँ पर मुख्यालय की बात की जाए तो ये अमेठी का मुख्यालय, अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है। अगर अकबरपुर की बात की जाए तो यह अंबेडकर नगर का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? अंबेडकर नगर का मुख्यालय है। और अगर बात की जाए उरई की तो उरई जालौन का मुख्यालय है। क्लियर है बच्चों? उरई किसका मुख्यालय है? जालौन का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है, ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है 20, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है 9, ऑप्शन थर्ड आपके सामने है 8, ऑप्शन 4 आपके सामने है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड है 9। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। एक इंपॉर्टेंट और बात बता दूं आपको, 20 जो है वह कृषि उत्तर प्रदेश में कृषि पारिस्थितिक तंत्र, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में 20 क्या हैं? उत्तर प्रदेश में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। क्लियर है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और कृषि जलवायु सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, कृषि जलवायु क्षेत्र पूछा जाता है वो उत्तर प्रदेश में तो 9 है। यदि पूरे भारत की बात की जाए, भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 15 है। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या, कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या, जलवायु क्षेत्रों की संख्या, जलवायु क्षेत्रों की संख्या 15 है। कितनी है? 15 है। मेरा कहने का मतलब यह कि इस क्वेश्चन को इसलिए बताया गया आपको कि आप इसमें कंफ्यूजन ना हो चुके। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इस क्लास की खूबसूरती इसी में है कि छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक, मतलब 0 लेवल से हाई लेवल तक सारे क्वेश्चनों पर ध्यान दिया गया है। उसके अलावा कि जहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है उस कंफ्यूजन को दूर किया गया। जैसे आप इस क्वेश्चन को अलग अलग पढ़ते होंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन में कभी 9 दिखता होगा, कभी आपको 15 दिखता होगा, लेकिन वो दोनों क्वेश्चन अलग हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या तो 9 है और भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 15 है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पार्वती झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्लियर है? ऑप्शन फर्स्ट आगरा, ऑप्शन सेकंड मुजफ्फरनगर और ऑप्शन थर्ड मेरठ और ऑप्शन 4 गोंडा। तो मैं आपको बता दूं बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। क्या है? ऑप्शन 4 गोंडा है। यदि आगरा में बात की जाए तो आगरा में एक कीठम झील स्थित है। कौन सी? कीठम झील स्थित है। बहुत पूछा जाता है कीठम झील कहां पर स्थित है, तो आगरा में है। और अगर मुजफ्फरनगर में बात की जाए तो एक शुक्रताल झील है। कौन सी? शुक्रताल झील है या शुक्रताल है। और मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में रामताल है। क्या है? रामताल है। मैं बच्चों आपसे यह वादा करता हूं कि हम लोग इन प्रैक्टिस सेटों को जब तक आपका यूपी पुलिस का री एग्जाम होगा तब तक कराएंगे। यदि आप इनको कर लेते हैं तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना कम ही रहेगी। यदि 38 क्वेश्चन जीएस के आते हैं यूपी पुलिस में तो मैं मानता हूं कि 25 से और 30 क्वेश्चन हमारी क्लास से ही अवेलेबल हो जाएंगे। क्योंकि अब ये झील वाला क्वेश्चन हमें यहां बताया, पहले भी किसी प्रैक्टिस सेट में बताया, तो 4 झील यहां हो गई, 4 झील वहां हो गई। ऐसे लगभग हमारा हर कॉन्सेप्ट का यह सिस्टम रहेगा कि लगभग हर टॉपिक पर पूरी तरह कवर हो सके। भले ये लगता प्रैक्टिस सेट है
लेकिन इसका उद्देश्य यही रहता है कि कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक ना छूटे, चाहे आपका स्टैटिक जीके हो, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या करंट कोई भी हो, सब पर ध्यान दिया जा रहा है। क्लियर है बच्चों? यदि क्लास पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल की समाधि गाजीपुर में है? बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सेकंड लॉर्ड रिपन, ऑप्शन थर्ड लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन फोर लॉर्ड कैनिंग। तो मैं आपको बच्चों बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो समाधि है वह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। क्लियर है? उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। और गाजीपुर की जो सीमा लगती है वो बिहार से लगती है। कहाँ किससे लगती है? बिहार से लगती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, यह जब भारत में गवर्नर जनरल बन के आए थे तो ये 1786 से और 93 तक रहते हैं। कितने समय तक रहते हैं? 1786 से 93 तक रहते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वह लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? अब अगर बात की जाए तो कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया था? तो कलेक्टर के पद का सृजन भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही किया था। कलेक्टर पद का सृजन किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही किया था। उसके अलावा भारत में यदि आपको जानकारी हो तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही की थी। क्लियर है बच्चों? भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता, कलेक्टर पद का सृजन, स्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड रिपन की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड आपको मैं बता दूं 1880 से 84 तक था। कब तक था? 1880 से 84 तक था। और लॉर्ड रिपन को यदि बात की जाए तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन की बात की जाए तो आप सब लोग जानते हो 1898 से 1905 तक रहा। 1898 से 1905 तक रहा। और लॉर्ड कर्जन की मुख्य विशेषता यह कि बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। क्लियर है बच्चों? लॉर्ड कैनिंग की बात की जाए तो यह 1856 से लेकर 62 तक था। कितने तक था? 1856 से 62 तक था। और लॉर्ड कैनिंग की बात की जाए तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ हुआ था? तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आप सब लोग जानते हो कि इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। यह उस समय गवर्नर जनरल था और यही लॉर्ड कैनिंग ही भारत का प्रथम वायसराय भी बना। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट इंदिरा कॉल है, ऑप्शन सेकंड गौहर माता है, ऑप्शन थर्ड किविथु है और ऑप्शन फोर इंदिरा पॉइंट है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर इंदिरा कॉल है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात यह है कि ऐसे समझो कि यह जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर का सबसे अंतिम पॉइंट ये है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इंदिरा कॉल कहेंगे। क्लियर है? अगर बात की जाए तो ये सबसे दक्षिणतम पॉइंट है और दक्षिणतम पॉइंट ये यहाँ न होकर आपको मैं बता दूं कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार का यहाँ ग्रेट निकोबार है। क्या है? अंडमान निकोबार का
ग्रेट निकोबार है। अंडमान निकोबार का क्या है? ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार में ही एक पॉइंट स्थित है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या स्थित है? इंदिरा पॉइंट। यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और यदि मुख्य भूमि की बात की जाती है, भारत का सबसे मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम पॉइंट है तो वो रामेश्वरम आता है। क्या आता है? रामेश्वरम आता है। जबकि क्वेश्चन यह पूछा जाए केवल कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। और वो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है बच्चों। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो वो रामेश्वर है। क्या है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणतम बिंदु रामेश्वरम है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। और भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट की बात की जाए तो वो पश्चिमी पॉइंट की बात की जाए तो वो गौहर माता है। कौन सा है? गौहर माता है, जो गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट की बात की जाए तो वो किवीथू है। क्या है? वो किवीथू है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जो कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर इंदिरा कौल है। गौहर माता की बात की जाए तो ये पश्चिमी बिंदु है। किवीथू की बात की जाए तो यह पूर्वी बिंदु है। और इंदिरा पॉइंट की बात की जाए तो यह दक्षिणी बिंदु है। क्लियर बच्चों? यदि क्लास पसंद आ रही तो इसे लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा जाता है? गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सेकंड है इल्तुतमिश, ऑप्शन थर्ड है बलबन और ऑप्शन फोर है क्यूमर्स। अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों सेकंड है। क्या है? इल्तुतमिश है। मैं आपको बता दूं इल्तुतमिश को क्यों गुलामों का गुलाम कहा जाता है। हम सब लोग जानते हैं कि एक शासक हुआ करता था मोहम्मद गौरी। कौन था? मोहम्मद गौरी था। कौन था? मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किए, भारत में कुछ क्षेत्रों को जीता और कुछ क्षेत्र जो जीते थे उनको वह कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले कर जाता है। तो मोहम्मद गौरी का जो दास था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब अगर बात की जाए दास या गुलाम, एक ही बात है, हम लोग कह सकते हैं दास या गुलाम। अब अगर बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था तो वो इल्तुतमिश था। क्लियर है? क्या था? इल्तुतमिश था। इसलिए बच्चों मैं आपको बता दूं, इसे ये गुलाम का ये हो गया और गुलाम का ही फिर गुलाम हो गया, इसलिए इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अब अगर इल्तुतमिश के बारे में बात की जाए तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। क्या था? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। यह भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्लियर है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। उसके अलावा इसने चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक दो मुद्राएं चलाई। उसके अलावा इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया। किसका? कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया, स्टार्ट नहीं, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया। प्रारंभ तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, लेकिन पूर्ण किसने कराया है? इल्तुतमिश ने। याद रखना इस बात को, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने कराया? इल्तुतमिश ने। जबकि कुतुब मीनार का जो प्रारंभ कराया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए तो यह गुलाम वंश का संस्थापक था। क्लियर है? यह गुलाम वंश का संस्थापक था और इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक था।
इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस प्रकार के ऑप्शन बनाए जाते हैं, जिससे कि आपको भविष्य में कभी भी कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कभी कभी इसकी शॉर्ट फॉर्म दे देता है वो यूएनईपी, क्या देता है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्लियर है बच्चों? क्या दे देता है इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी शॉर्ट फॉर्म दे देता है, कभी कभी पूरा लिख के दे देता है। ऑप्शन फर्स्ट है इस क्वेश्चन का आपके सामने नैरोबी, ऑप्शन सेकंड है आपके सामने न्यूयॉर्क, ऑप्शन थर्ड आपके सामने है जिनेवा और ऑप्शन फोर आपके सामने है द हेग। अब बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन फर्स्ट है। क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है, जो यूएनईपी है या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। या न्यूयॉर्क में बात की जाए तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय, किसका? यूनिसेफ का मुख्यालय है। जिनेवा में बात की जाए तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, और द हेग में बात की जाए तो यह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, क्या? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। क्लियर है बच्चों? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन फर्स्ट है 6, ऑप्शन सेकंड है 7, ऑप्शन थर्ड है 8 और ऑप्शन 4 है 9। तो मैं आपको बच्चों बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 6। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 हैं। हम लोग अगर बात की जाए तो मूल अधिकार आप सब लोग जानते हो कि यूएसए या अमेरिका से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? यूएसए या अमेरिका से लिए गए हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि 7 अधिकार कौन से थे, अब 6 हैं। पहली अगर बात की जाए तो पहला मूल अधिकार था आपका समता का अधिकार या कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता या समता का अधिकार। क्लियर है बच्चों? समता का अधिकार था और यह जो अनुच्छेद थे वो अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य था। बहुत पूछे जाते हैं, इन 6 मूल अधिकारों में से वो दे देता है कि कौन सा मूल अधिकार किन अनुच्छेदों के मध्य है। तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। दूसरे की बात की जाए तो स्वतंत्रता का अधिकार, किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। क्या है? अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरे की बात की जाए तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि बात की जाए तो यह अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 है। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और यह अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य है। क्लियर है? अगर बात की जाए पांचवा जो मूल अधिकार है वह है शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार। शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार, शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार की बात की जाए तो यह आपका है अनुच्छेद 29 व 30, अनुच्छेद 29, 30। या छठवें की बात की जाए तो छठवा था आपका संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार था जो अनुच्छेद 31 से संबंधित है। किससे संबंधित है? 31 से है। और सातवें की बात की जाए तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्लियर है बच्चों? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में है। यदि आप इनको काउंट करेंगे तो कितने? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 है, लेकिन मैंने अभी क्या बताया कि ये 6 है। तो 6 इसलिए हैं क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 44वें
संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया और वर्तमान में यह कानून का अधिकार है। वर्तमान में यह क्या अधिकार है? कानून का अधिकार है। कानून का अधिकार है या विधिक अधिकार है, जिसकी स्थिति भाग 12 के अनुच्छेद 301 में है। क्लियर है? 301 में है। क्लियर है बच्चों? यदि यह क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्लियर है बच्चों? जय हिंद।